नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में दोस्तों हम आपके साथ कवर करने वाले हैं हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सम थिंग्स, जैसे कि हमने आपसे बात करी थी कि इंसोलेशन क्या होता है, हमने आपसे बात करा था कि हीट बजट क्या होता है। तो बेसिकली हमने ये समझा था कि सोलर रेडिएशन जब धरती तक आती है किस तरीके से चीजों को वो हीट करती है। नाउ अब उसके बाद वो हीट किस तरीके से धरती में फैलती है, किस तरीके से वो धरती के एटमॉस्फेयर को ठंडा और गर्म करती है, उन सब प्रोसेसेस को हम समझने वाले हैं। आई एम श्योर आपने इन सारी की सारी टर्म्स का नाम कभी ना कभी डेफिनेटली सुना होगा। स्पेशली हम लोग 9th और 10th में ये चीजें अक्सर पढ़कर आते हैं कि हीट ट्रांसफर के कई सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमनली नोन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन। उसके बाद हमने कन्वेक्शन के बारे में सुना होता है और हमने रेडिएशन के बारे में भी सुना होता है। तो ये तीन चीजों के बारे में तो बातचीत मैं करने ही वाला हूं कि एटमॉस्फेयर में ये तीनों के तीनों प्रोसेसेस किस तरीके से एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपके साथ एक और प्रोसेस की बात करूंगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन। इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है किस तरीके से एटमॉस्फेयर को ये ठंडा और गर्म करता है। तो इस क्लास में हमारा जो बेसिकली टॉपिक होने वाला है वो इन 3-4 टर्म्स को समझने के लिए होने वाला है। और ये एक बार अगर आपको समझ आ जाती हैं, आगे जाके हम इन टर्म्स को कई बार कैजुअली इस्तेमाल करने वाले हैं कि कंडक्शन की वजह से ये चीज गर्म हुई या कन्वेक्शन की वजह से ये चीज गर्म हुई वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे। शुरू करने से पहले एक दो चीजें आपको बताना चाहता हूं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़े ऑफर्स लेकर आया है। ये वाले ऑफर्स दोस्तों केवल 16 जून तक वैलिड हैं और 16 जून को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच शुरू होने वाला है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन हमें परचेज करनी चाहिए या नहीं, दिस इज अ वेरी वेरी अच्छा मौका फॉर यू, बिकॉज यहां पर आपके लिए 35% का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। ये वाले जो प्राइजेस हैं आपको इनको भी यहां पे करने की आवश्यकता नहीं, इसके ऊपर आपको अलग से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो फाइनल प्राइस अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल का ले लेते हैं एक कोर्स, तो आपको फाइनल प्राइस जो पड़ने वाला है दैट इज मेयरली 51,750 रुपीज। और अगर आप लोग आइकॉनिक जीएस लेना चाहते हैं विद ऑप्शनल, तो यहां पर आपको जो फाइनल प्राइस पड़ेगा आपको ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल प्राइस आपको पड़ेगा 68,850 रुपीज। और इसमें भी अगर आप लोग ईएमआई ऑप्शन के साथ जाते हैं दोस्तों, तो यहां पर जो आपकी पर मंथ की ईएमआई आती है दैट इज 4,312 रुपीज। मैं समझता हूं दिस इज अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही में ये देखिए, आपको जो ऑफर है वो अगले साल के मेंस तक मिलने वाला है। यानी कि अगर आप लोग आज सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, 16 जून के पहले पहले लेते हैं, द सब्सक्रिप्शन इज वैलिड टिल नेक्स्ट ईयर्स मेंस। आपका अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आपको दोबारा से सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं है। अंटिल नेक्स्ट ईयर मेंस आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिड रहने वाली है। सेम गोज फॉर द 2 ईयर ऑफर, यहां पर भी आपकी सब्सक्रिप्शन 2 साल तक वैलिड रहने वाली है। इतना ही नहीं, 16 जून से अनअकैडमी आपके लिए कई सारे ऐसे ऑप्शनल्स को शुरू कर रही है। फ्रेश कोर्सेज हैं जिसको लेकर काफी लंबे टाइम से डिमांड आ रही थी, विच इंक्लूड्स ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन इकोनॉमी, देन पीएसआईआर, साइकोलॉजी। कई सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जो कि यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल भी शुरू हो रहा है दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। ऑब्वियसली व्हाई बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू, बहुत ही अफोर्डेबल है। इंडिया के गांव में बैठा हुआ बच्चा इस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकता है। अगर आप लोग ईएमआई ऑप्शंस देखेंगे, मैं समझता हूं दिल्ली की कोचिंग से काफी ज्यादा कम पैसा आपको यहां पे देना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप देखें, यहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली की टॉप फैकल्टी है वो भी आपको यहां पे पढ़ाने को मिल रही है। एंड लास्टली कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं, राइट गाइस। ऑब्वियसली अगर आप लोग मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, तो आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपको कोड क्या लगाना है? ANI UPSC। इसका ध्यान रखिए, कोड आपको ANI UPSC लगाना है। आप लोग बहुत समझदार हैं। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कोड ANI UPSC। कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज हमने अभी तक इस कोर्स में केवल 4 से 5 क्लासेस करी हैं। द कोर्स इज गोइंग टू गो ऑन टिल द मिड जुलाई, तो आप लोग जा सकते हैं, इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो देखिए,
हमने पिछली क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम कॉन्सेप्ट को समझा था, दैट इज द हीट बजट ऑफ द अर्थ। हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया था कि जितना आपका इनकमिंग हीट आ रही है धरती के अंदर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आउटगोइंग हीट भी उतनी ही बन जाती है। हमने इसमें उदाहरण के तौर पे ये माना था कि मान लीजिए 100 यूनिट्स की हीट धरती के अंदर आ रही है। फिर हमने समझा कि किस तरीके से एल्बिडो के चलते 35% हीट जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस 35% हीट को हमने ब्रेक डाउन भी किया था कि 27 यूनिट्स क्लाउड से, 2 यूनिट्स आइस कवर्ड एरिया से और 6 यूनिट्स आपके पार्टिकुलेट मैटर से। बचे हुए जो 65 यूनिट्स थे, इसमें क्या ध्यान दिया था कि ये वाले जो 14 यूनिट्स हैं ये सीधा सीधा एटमॉस्फेयर के द्वारा अब्जॉर्ब हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये वाले जो 14 यूनिट्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसके अलावा 51 यूनिट्स भी थे। इन 51 यूनिट्स में से 17 वापस चले गए थे, लेकिन जो 34 यूनिट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहे थे, जिसमें से 6 अगेन सीधा अब्जॉर्ब कर लिए गए थे। लेकिन जो 9 यूनिट्स थे इनको हमने अब्जॉर्ब करवाया था कन्वेक्शन के माध्यम से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कन्वेक्शन का प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया था, वो इस चीज में एक्सप्लेन करा जाएगा कि एग्जैक्टली कन्वेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली अगर आप देखें, यहां पर हमने 2 चीजों को तो समझ लिया है। एक तो हमने ये समझा कि अब्जॉर्प्शन हो रही है और एक हमने ये समझा कि कन्वेक्शन हो रही है। यहां पर इसके अलावा एक और प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये वाला प्रोसेस भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द हीटिंग ऑफ द अर्थ। उसको समझेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन एक चीज जो कि हमने पिछले लेक्चर में कंक्लूड करी थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि धरती की जो हीटिंग हो रही है वो बेसिकली इट इज मेनली हीटेड बाय द आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसको कि हमने LWTR भी कहा था। इट इज नॉट बीइंग हीटेड बाय द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे पिछली लेक्चर में भी ये चीज कही थी, बताया था आपको। ये देखिए, आपको हमने पिछले लेक्चर में इस चीज को समझाया भी था दोस्तों कि ये मान लीजिए आपका धरती का सरफेस है, ठीक है। धरती के सरफेस को कभी भी आपको डिपिक्ट करना है तो इस तरीके से आप लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर ऑटोमेटिकली समझ आएगा धरती के सरफेस की बात हो रही है। अब यहां पर हमने बना दिया हमारा सूर्य, ठीक है। ये सूर्य हमने बना दिया है। इस सूर्य में से जो किरणें निकल रही हैं ये किरणें धरती के ऊपर आके पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये धरती के ऊपर आके किरणें पड़ती हैं। इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने कहा है इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद हमने ये कहा था कि जो धरती की हीटिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो रही है, वो ये वाली जो रेज यहां से वापस जा रही हैं, ये वाली जब रेज वापस जा रही हैं, तो जब ये वापस जा रही हैं उस टाइम पे ये धरती के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। यानी कि ये वाली जो आपकी इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन है डायरेक्टली धरती को हीट नहीं करती, रादर देन जो आपकी इसके अलावा जो आपकी आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है दोस्तों, ये वाली धरती को हीट कर रही है। यही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है आपके सामने, दैट द अर्थ इज मेनली बीइंग हीटेड बाय द आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड नॉट बाय द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। बट अगेन अगर आप देखें, रेडिएशन को हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएंगी और इसी के बाद हम आगे जाके कई सारे प्रोसेसेस को समझेंगे। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है, विंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जो प्रेशर सेल्स बनते हैं आपने सुना होगा, सब ट्रॉपिकल सेल्स, उसके बाद टेम्परेट सेल्स वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी चीजें आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको समझाई जाएंगी। क्लियर है बात? अब दोस्तों समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग किस प्रकार होती है। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर बेसिकली इसके अंदर जो एयर के अंदर कई सारी आपको तरह तरह की गैसेस देखने को मिल जाती हैं। दिस इज अ फैक्ट विच वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो। हमने आपको बताया था किस तरीके से आपकी एयर में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके बाद आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, राइट। अब इसी एयर में कई सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो रही है। इसमें वो प्रोसेसेस क्या क्या हो रही हैं उन्हीं को समझने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझ लेते हैं रेडिएशन को। और रेडिएशन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसके साथ, जो डायरेक्ट आपकी इंसोलेशन आ रही थी, जिसको कि हम लोग बार बार रेफर करते हैं सोलर इंसोलेशन के नाम से। तो देखिए, सबसे पहले तो हीट एनर्जी आपकी रेडिएट होती है फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द सन। बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं। सबसे पहले सन के अंदर से हीट सोलर कोर से निकलकर कहां पे आती है, ये आती है फोटोस्फेयर में। फोटोस्फेयर के बाद ये जो पूरी की पूरी हीट है ये आपकी रेडिएट होती रहती है पूरे सोलर सिस्टम में, सारे प्लैनेट्स तक जा रही है। और यही वाली जो आपकी हीट है, इसी पर्टिकुलर हीट में से आपका एटमॉस्फेयर इसका कुछ अमाउंट अब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पर्टिकुलर मैप को भी देख सकते हैं कि ये आपका सूर्य था
राइट, दिस इज योर सन ओवर हेयर, और ये किस तरीके से हीट को छोड़ रहा है, और इस प्रोसेस से जो आपकी थोड़ी बहुत गर्मी आ रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन। इसको एक बार आपको नहीं देखना है, इसको भी एक बार आपको नहीं देखना है। आपको किसको देखना है, यू हैव टू ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब इसको समझ भी सकते हैं आप लोग। रेडिएशन को हम लोग किस तरीके से समझ कर आते हैं, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डायरेक्ट हीटिंग होती है बॉडी की, लेकिन विदाउट द एड ऑफ अ मटेरियल मीडियम, यानी कि बीच में कोई मीडियम नहीं आता है, लेकिन फिर भी बॉडी की डायरेक्ट हीटिंग होने लग जाती है। एक ये वाला मैप आपके सामने है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। कभी आपने पानी को गर्म करने की कोशिश करी होगी अपने गैस के ऊपर, तो अगर आप देखेंगे यहां पर जो ये वाली हीट इस पर्टिकुलर स्टोव में से निकल रही है, यहां से भी तो हीट निकलती है, अपार्ट फ्रॉम द पैन जो कि आपका गर्म होता है, ये वाली हीट भी तो निकलती है। इस चीज को भी रेडिएशन कहा जाता है, देयर इज नो मीडियम। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे कि सूर्य जो अपनी किरणों से गर्मी को पैदा कर रहा है, यहां पर भी कोई मटीरियल मीडियम अवेलेबल नहीं है, राइट। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के पास अपनी खुद की हीट नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हीट है। अभी बेसिकली द अर्थ इज हीटेड थ्रू दी SWSI, यानी कि जो शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन सूर्य से आ रही थी उससे आपकी अर्थ हीट हुई, और उससे बेसिकली आपकी हीट जो है वो रेडिएट होना स्टार्ट हो गई, और इसी रेडिएशन को हमने उसके बाद कहना क्या शुरू कर दिया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अगेन कॉन्सेप्ट हमारे बदले नहीं, हमने यही कहा था कि SWSI डायरेक्टली हीटिंग नहीं कर रही है, बल्कि हीटिंग कौन कर रहा है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, LWTR से आपकी हीटिंग हो रही है। अब इसी को समझ लीजिए, when the earth's surface absorbs it and radiates it back in the form of long wave radiation, then the atmosphere is heated up. So आपका रेडिएशन की वजह से बेसिकली सूर्य की किरणें जो आ रही थी उसने इफेक्टिवली इस एटमॉस्फेयर को हीट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं और इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि रेडिएशन किस तरीके से काम करता है। वी हैव नाउ अंडरस्टूड वन प्रोसेस। अगर हम अगला प्रोसेस समझते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का प्रोसेस काफी सिंपल है। इसका उदाहरण देने के लिए ये वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर पैन को गर्म किया, इसके अंदर पानी है, तो पैन का जो हैंडल होगा ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। और धीरे धीरे अगर मान लीजिए आप इसको हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ भी गर्म होगा, बिल्कुल, क्योंकि पैन का हैंडल गर्म है। अब यहां पर हुआ क्या था, अगर आप समझेंगे कंडक्शन का प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट इज द प्रोसेस जिसमें कि जो दो बॉडीज होती हैं जिनका टेम्परेचर अनइक्वल होता है, जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी है उन दोनों चीजों का, विच लीड्स टू द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर बॉडी। काफी सिंपल है। और ये फ्लो ऑफ एनर्जी कब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों जो बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। दिस इज समथिंग जो कि इसमें आपको कंडक्शन में समझना है। और यही प्रोसेस जो हमें यहां पे देखने को मिला है, यही प्रोसेस दोस्तों हमें देखने को मिलता है एयर में भी, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, ठीक है। बेसिक तो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसमें छोटा सा कैच है। वो क्या है, हम सभी ये जानते हैं और एक काफी कॉमनली नोन फैक्ट है कि एयर जो है वो असल में पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि एयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके चीजें उतनी तेजी से गर्म नहीं हो सकती हैं। इसीलिए एयर से जब आपकी एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स कांटेक्ट में आती हैं, केवल वही गर्म होती हैं। ये कौन सी लेयर्स होती हैं, केवल आपकी जो लोअर लेयर्स होती हैं, केवल यही जब कांटेक्ट में आती हैं तब ये गर्म होती हैं, और केवल वही वाली लेयर्स दे आर हीटेड बाय कंडक्शन। समझ आई आपको बात। अब इस डायग्राम को फिर से देखिए, इस डायग्राम को फिर से देखिए और यहां पर देखिए कि केवल इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि केवल इतना सा ही जो पार्ट है, केवल इतना सा ही जो पार्ट है जो कि आपका लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, या फिर लोअर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर कह सकते हैं, केवल इतना पार्ट ही आपका कंडक्शन की वजह से गर्म हो रहा है। इसको भी हम लोग चाहें तो समझ सकते हैं इस तरीके से। देखिए आपके सामने है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमने क्या दिखा दिया, यहां पर हमने दिखा दिया सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां पर क्या हुआ कि आपकी जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन आ रही थी, ISWSI आ रही थी, बिल्कुल सही बात है। इसने रास्ते में कुछ कुछ रेडिएशन कर दी, वो तो इसने कर दी, लेकिन जब ये वापस जाएगी तो केवल जो है, अब यहां पर आपकी क्या है, ये मैं क्या शो कर रहा हूं, दिस आई एम शोइंग एयर। ये मैं एयर को डिपिक्ट कर रहा हूं एक तरीके से। ये जो आपकी एयर है ना दोस्तों, यहां पर जब ये चीज वापस जाएगी, तो ये एयर को गर्म करती हुई जाएगी, लेकिन ये बहुत देर तक एयर को गर्म नहीं कर पाएगी। क्यों? बिकॉज एयर एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो मान लीजिए कि केवल इसने यहां तक ही एयर को गर्म करने की क्षमता रखता है, उसके बाद ये एयर को गर्म नहीं कर पाएगी।
ये वाला जो प्रोसेस हुआ, देखिए, as we know, air is a poor conductor of heat. That is why only the lower layers of the atmosphere are heated by conduction, जिसमें कि direct contact of air molecules हुआ with the earth's surface. यानी कि जहां पर तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वहां पर तो आपका जो सरफेस है वो गर्म होता रहेगा, जहां पर तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वहां पर तो सरफेस गर्म होता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्टैक्ट लूज आउट करता रहेगा वैसे वैसे आपका सरफेस गर्म नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसको इस पर्टिकुलर ग्लोब के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहां पे देखिए कि ये आपका ग्लोब था। अब ये ग्लोब के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर का लोअर लेयर्स हैं, केवल वही वाली लोअर लेयर्स कंडक्शन के माध्यम से गर्म होंगी, उसके ऊपर की लेयर्स कंडक्शन के माध्यम से गर्म नहीं होंगी। टेक्निकली या फिर अगर हमें इसे इंग्लिश भाषा में कहना है, ओनली द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर विल गेट हीटेड अप बाय कंडक्शन एंड नॉट द अपर लेयर्स। अब हमने दो प्रोसेसेस को काफी आसानी से समझ लिया है। पहला हमने रेडिएशन को समझा और दूसरा हमने समझा है कंडक्शन को, राइट। अब देखिए इसके बाद लास्ट प्रोसेस जो कि काफी बड़ी भूमिका निभाता है, इनफैक्ट आगे जाके जब भी हम बात करेंगे रेनफॉल की या फिर क्लाउड फॉर्मेशन की, तो कन्वेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मासेज ऑफ एयर और वाटर, या तो अपवर्ड होता है या फिर डाउनवर्ड होता है। अब फिर से इसी इमेज को दोबारा देखिए, इसी वाले पैन को दोबारा देखिए जिसमें हम पानी को गर्म कर रहे थे, ठीक है। इसको थोड़ा समझना, कन्वेक्शन का प्रोसेस एक्चुअली एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है। अब जब आपने यहां पर पानी को गर्म करना शुरू किया तो यह स्वाभाविक है कि सबसे पहले केवल नीचे का जो पानी है वो गर्म होना शुरू होगा, राइट। आप चेक भी कर सकते हैं कभी, अगर आपको लगता है कि पानी आपने स्टोव पे रख दिया है तो ऊपर की लेयर जो है वो धीरे धीरे गर्म होती है, नीचे वाला पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, लेकिन इवेंचुअली सारा पानी गर्म हो जाता है। तो इवेंचुअली सारा पानी गर्म कैसे होता है, वो दोस्तों यहां पर रोल प्ले करता है कन्वेक्शन। अब ये जो नीचे वाला पानी जो गर्म हो चुका है ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होगा, ये देखिए ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होगा और ये ऊपर जाना शुरू हो भी रहा है। और जो ऊपर का ठंडा पानी है ये नीचे आना शुरू होगा तो धीरे धीरे ये वाला पानी भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। जो प्रोसेस आपको पानी वाले पैन में देखने को मिला था, सिमिलर प्रोसेस आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ये आपकी वार्म एयर है, ये आपकी वार्म एयर जो है ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगी। ये वार्म एयर वार्म कैसे हुई थी याद करिए, या तो कंडक्शन से हुई होगी या फिर रेडिएशन से हुई होगी। जो पहले के दो प्रोसेस हम समझ कर आए हैं, या तो आपका कंडक्शन का प्रोसेस है या फिर रेडिएशन का प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से शायद आपकी कुछ हवा गर्म हो गई होगी। अब जब ये हवा गर्म हो गई होगी तो गर्म होने से इसके मॉलिक्यूल्स फैल गए होंगे। मॉलिक्यूल्स फैल गए होंगे तो इसकी जो डेंसिटी है ये कम हो गई होगी या नहीं, इसकी डेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी। और जब इसकी डेंसिटी रिड्यूस कर जाएगी, एयर जो है दोस्तों इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ये ऊपर जाना शुरू कर देगी। जब ये ऊपर जाना शुरू करेगी तो ऊपर जो ठंडी हवा थी उसको डिस्प्लेस करेगी, ठंडी हवा डिस्प्लेस होकर नीचे आना शुरू करेगी और उसके बाद ये वाली हवा फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रोसेस को जो ये इस तरीके से चलता रहता है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कह दिया कन्वेक्शन का प्रोसेस। ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है और ये इसीलिए कन्वेक्शन के साथ कभी कभार वर्ड टर्बुलेंस का भी यूज कर लिया जाता है। आप यहां पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं पूरे प्रोसेस को। एयर एट द लोअर लेयर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर गेट्स हीटेड। किस तरीके से हीट हुआ है, या तो रेडिएशन से हीट हुआ है या फिर कंडक्शन से हीट हुआ है। उसके बाद यही वाली जो हवा है आपकी एक्सपैंड कर जाएगी, इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इट विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको हमने वर्टिकल राइज कहा। जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा इन द अपर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही बात है। और इवेंचुअली दोस्तों इसी तरीके से जब आपका ये ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहता है, इसी वजह से आगे जाके हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन सेल्स की फॉर्मेशन जो है ये होती रहती है। ये कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, इनको हम आगे जाके समझेंगे जब हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, ठीक है, कि प्रेशर बेल्ट्स आपकी अलग अलग कैसे बनती हैं, तब समझाया जाएगा कन्वेक्शन सेल्स के बारे में। लेकिन आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कन्वेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से हुआ इस पूरे के पूरे डायग्राम में। एंड ऑब्वियसली हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वेक्शन के प्रोसेस ने किस तरीके से वार्मिंग करी, यह समझना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड एंड कंप्लीटेड द 3 प्रोसेसेस। इसको समझ लीजिए। अब देखिए रेडिएशन को समझ के आ चुके हैं, बिल्कुल समझ के आ चुके हैं किस तरीके से सन ने गर्म किया। कंडक्शन से हमने समझा कि केवल जो आपकी लोअर पार्ट्स हैं वो गर्म हो रही हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कन्वेक्शन से आपके जो अपर पार्ट्स हैं वो भी गर्म होना शुरू हो चुके हैं, राइट। ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस है। ये कुल मिला के 3 चीजें हैं जो कि आपकी एटमॉस्फेयर को गर्म करवा रही हैं।
इसके अलावा, इसके अतिरिक्त देयर इज वन मोर प्रोसेस। अब इसको समझने के लिए आपको ग्लोब को देखना पड़ेगा, इसको विजुलाइज करना पड़ता है थोड़े प्रोसेस को। अभी तक हमने क्या समझा था कि ये आपका ग्लोब है, ये आपके ग्लोब के ऊपर जो एक तो आपकी हीटिंग हो रही है सीधा रेज आने की वजह से, जिसको हमने रेडिएशन कहा। फिर ऊपर जब वापस जा रही है तो कंडक्शन करते हुए लोअर एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो रही है और धीरे धीरे कन्वेक्शन से आपकी दूसरी हीटिंग हो रही है। देयर इज वन मोर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होता है, अब मान के चलिए कि ये आपका एक लैटिट्यूड है, कैन यू सी दिस वन लैटिट्यूड आपके सामने है, ये आपका एक और लैटिट्यूड है मान लीजिए। अब एयर का फ्लो कभी कभार हॉरिजॉन्टली भी होता है। अभी तक एयर का फ्लो कैसे हो रहा था, ऐसे या फिर ऐसे हो रहा था, वर्टिकल या फिर डाउनवर्ड, वर्टिकल या फिर डाउनवर्ड, लेकिन एयर का फ्लो दोस्तों हॉरिजॉन्टली भी होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। मूवमेंट ऑफ एयर या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ एनी अदर फ्लूइड हॉरिजॉन्टल टू द सरफेस इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। इसका रोल तो काफी बड़ा होता है, लेकिन ये हमारे क्लाइमेटोलॉजिकल प्रोसेसेस को असल में उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। हालांकि आगे जाके हम समझेंगे कि किस तरीके से ओशनोग्राफी में, ओशन करंट्स में काफी बड़ी भूमिका निभाता है एडवेक्शन का प्रोसेस। लेकिन उसके अतिरिक्त दोस्तों याद रखिए कि एडवेक्शन का प्रोसेस आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को ही कहा जाता है। इसकी वजह से इट मे रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द लोअर टू द हायर लैटिट्यूड्स एंड वाइस वर्सा। अब ध्यान दीजिए, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ हवा क्यों जाएगी? ऑब्वियसली लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ हवा इसलिए जाएगी बिकॉज यहां पर आपकी डायरेक्ट इंसोलेशन आ रही है लोअर लैटिट्यूड में, यहां पर आपकी डायरेक्ट इंसोलेशन नहीं आ रही है। इफेक्टिवली आपकी जो हवा है वो यहां से आपकी मूव करेगी इस तरफ। अब इसको वर्टिकल राइज नहीं समझना, इसको हॉरिजॉन्टल राइज समझना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन। विद दैट हमने चारों प्रोसेसेस को समझ लिया है, लेकिन बिफोर वी एंटर इनटू द नेक्स्ट टॉपिक हम ये समझेंगे कि असल में ये मीन टेम्परेचर क्या होता है। ये वाली कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि अगेन आपको बार बार देखने को मिलती हैं और इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि बच्चों की रहती हैं, उसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा आपके फोन में वेदर की ऐप होती है कि आज का आपका टेम्परेचर क्या है। मान लीजिए वो आपको टेम्परेचर दिखा रहा है, मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिखा रहा है आज का 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमेशा ही उस वेदर की ऐप में आपने देखा होगा कि वो आपको एक मिनिमम टेम्परेचर और एक मैक्सिमम टेम्परेचर भी बताता है। मिनिमम टेम्परेचर मान लीजिए मैंने बोल दिया उस दिन का 20 डिग्री है और मैक्सिमम टेम्परेचर मान लीजिए मैंने बोल दिया 40 डिग्री से। आपने कई बार न्यूज चैनल देखा होगा, वो भी इस तरीके से बोलते हैं कि आज का जो मिनिमम टेम्परेचर था वो इतना था और मैक्सिमम टेम्परेचर बेसिकली इतना था। नाउ ये एवरेज टेम्परेचर्स क्या होते हैं? देखिए, मंथली टेम्परेचर हो या फिर सीजनल टेम्परेचर हो या फिर एनुअल टेम्परेचर हो, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं डेली टेम्परेचर्स पे और उनकी एवरेजेस पे, उनकी औसत पे। अब देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि धरती के ऊपर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो दोपहर के 12 बजे होता है, यानी कि 12 नून पे दे थिंक दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर बिकॉज उस टाइम पे सूरज एकदम आपके ऊपर होता है। और इसी मिसकंसेप्शन से लोग ये भी सोचते हैं कि 12 जब रात के बज जाएंगे मिडनाइट, उस टाइम पे टेम्परेचर मिनिमम होता है, लेकिन असल में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन, और क्योंकि मिसकंसेप्शन है इसीलिए गलत है। असल में होता क्या है, ध्यान से देखिए, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सोलर रेडिएशन कंटिन्यूज टू एक्सीड द एनर्जी लॉस्ट बाय द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस फ्रॉम 6 AM to 2 to 4 PM। यानी कि जो आपकी हीट अंदर आ रही थी एज कंपेयर टू जो आपकी हीट बाहर जा रही थी, वो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 4 बजे तक ज्यादा है। मैंने क्या कहा कि जो आपकी इनकमिंग है वो आपकी आउटगोइंग से ज्यादा है। कब से कब तक? सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक। और इसीलिए क्योंकि आपका जो कर्व ऑफ एयर टेम्परेचर है ये बढ़ता रहता है अप टू 4 PM, दैट इज व्हाई द मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बिटवीन 2 to 4 PM। आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कभी भी 12 बजे नहीं आएगा। हीट आपकी एक्यूमुलेट होती रहती है, एक्यूमुलेट होते होते जो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है दोस्तों, वो 2 से 4 बजे के बीच में ही मिलता है। आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। इसी बेसिस पर जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है विद इन 24 आवर्स, उसी को कहा जाता है मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। एक टाइम था जब यूपीएससी इस तरीके के आसान सवाल पूछती थी कि मैक्सिमम डेली टेम्परेचर किसे कहा जाता है, बट अब ऐसे आसान सवाल नहीं आते बिकॉज ये माना जाता है कि बच्चे को ये क्लैरिटी होगी ही होगी। नाउ इसी तरीके से जैसे हमने समझा कि इनकमिंग ज्यादा है आउटगोइंग से,
दिन का एक ऐसा टाइम भी होता है, पूरे 24 घंटे में ऐसा टाइम होता है जब आपकी आउटगोइंग बढ़ जाती है इनकमिंग से। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? ऑन द अदर हैंड, द लॉस ऑफ एनर्जी थ्रू द लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सीड्स द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन फ्रॉम 4 PM टू द सनराइज। यानी कि दोपहर के 4 बजे से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक आपको क्या मिलेगा? आउटगोइंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है, इसीलिए आपका जो टेम्परेचर है दोस्तों वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट टू नोट, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो आपको रात को 4 से 5 बजे के बीच में मिलता है, रात के 4 से 5 बजे के बीच में, नॉट एट 12 मिडनाइट। इसीलिए इस टेम्परेचर को कहा जाता है लोएस्ट टेम्परेचर, और इसको टेक्निकली क्या कहा जाता है? मिनिमम डेली टेम्परेचर। मिनिमम डेली और मैक्सिमम डेली, यही आपकी दो टर्म्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी है ज्योग्राफी के कंसेप्ट कॉन्टेक्स्ट में। अब इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज होगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं मीन डेली टेम्परेचर। मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लीजिए आज के दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 40 डिग्रीज है और जो मिनिमम टेम्परेचर है ये 20 डिग्रीज होगा, तो आपका मीन टेम्परेचर कितना होगा? 20 + 40 डिवाइड बाई 2, ये आपका 30 डिग्री बन जाएगा मीन डेली टेम्परेचर। अब आपने डेली, मान लीजिए डेली टेम्परेचर का मीन निकाल लिया। The mean of daily maximum and minimum temperature of a month is called as mean monthly maximum temperature and mean monthly minimum temperature. अब मान लीजिए आपने क्या किया कि आज का मैक्सिमम 40 है, कल का मैक्सिमम मान लीजिए 41 है, उसके पहले का मैक्सिमम मान लीजिए 42 था। अब आपने इस तरीके से पूरे महीने का टेबल बना लिया। इसको आपने पूरे महीने का टेबल बनाया, डिवाइड बाय 30 या 31 किया डिपेंडिंग ऑन द मंथ, और वो आपका पूरे महीने का मीन मंथली मैक्सिमम मिल गया। और सिमिलर एक्सरसाइज आपने इसके साथ कर ली तो आपको महीने का मीन मंथली मिनिमम मिल गया। सेम चीज आप कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 12 मंथ्स के साथ। उस केस में आपको मीन एनुअल मैक्सिमम और मीन एनुअल मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है। ये तरीके हैं, ये इसी तरीके से फॉलो होता है। कोई भी आपका वेदर का जो ऑब्जर्वेशन सेंटर होता है वो इसी तरीके से टेम्परेचर्स को कैलकुलेट करता है। हमेशा जो पब्लिशिंग होती है टेम्परेचर्स की वो इसी तरीके से करवाई जाती है। एक और टर्म है जो कि आपको समझनी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टर्म ऑफ डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें क्या था? अगेन उसी उदाहरण को याद करिए जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री है और जो मिनिमम टेम्परेचर है ये 20 डिग्री है। Difference between the maximum and the minimum temperatures is called as the diurnal range of temperature। यानी कि 40 में से 20 गए तो आपका डायर्नल रेंज 20 हो गया। अब यहाँ पे मौके की बात है कि यहाँ पर आपका जो मीन डेली है वो 30 आ गया है और ये 20 आ गया है। टेम्परेचर वेरी कर सकता है। बेसिकली ये वाला टर्म हम आगे जाके कई बार इस्तेमाल करने वाले हैं। डायर्नल रेंज आपको आगे जाके कई बार समझाएगा कि किस एरिया में कितनी बारिश, कितनी क्लाउड फॉर्मेशन, कितने साइक्लोन्स वगैरह वगैरह आ सकते हैं। इसीलिए टर्म्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इज कॉल्ड द डायर्नल और द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसको रेंज कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स की चीजें हैं। सिमिलरली अगर आप लोग मंथली मैक्सिमम और मंथली मिनिमम को निकाल लेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे मंथली रेंज। और अगर आप लोग एनुअल मैक्सिमम और एनुअल मिनिमम को डिफरेंस निकाल लेंगे तो उसको आप कहेंगे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स रिस्पेक्टिवली। ये चीजें, इनका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ आगे जाके आप इस चीज के आधार पे कई सारे और कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो चीजें हमने आज समझी हैं इसके बेसिस पे हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 में। और इसमें हम समझेंगे कि असल में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वो किस प्रकार होता है। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इनफैक्ट अगले लेक्चर में आपको मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि देखिए लैटिट्यूड वाइज आपका टेम्परेचर किस तरीके से बदलता है। 0 डिग्री पे टेम्परेचर क्या है, 23 डिग्री पे टेम्परेचर क्या है, ये समझेंगे। इसके बाद ये भी समझेंगे कि हाइट वाइज टेम्परेचर कैसे बदलता है, यानी कि आपका 0 मीटर पे टेम्परेचर क्या है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं 100 मीटर पे टेम्परेचर क्या है, इसको समझेंगे। इतना ही नहीं, ये भी समझेंगे कि धरती के ऊपर टेम्परेचर कैसा है और वाटर के ऊपर टेम्परेचर कैसा है, इसको भी समझेंगे। ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स अगले लेक्चर में समझ आ जाएंगे। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको किसी को इंप्रेस करना है बताने के लिए कि अभी मुझे अंदाजे से बताइए कि राइट नाउ इस पर्टिकुलर एरिया में क्या टेम्परेचर है, तो आप बता पाएंगे प्रोवाइडेड आपके ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। आप किसी को भी बता सकते हैं
पूरी दुनिया का टेम्परेचर अगर आपको उसका लैटिट्यूड मालूम है या थोड़ी सी आपको उसके बारे में जानकारी मालूम है, यू कैन टेल इट टू एनीबडी कि वहां पर टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या हो सकता है, यू विल बी वेरी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल फिगर। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी दोस्तों। अगले लेक्चर में फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा हमारी विक्ट्री सीरीज चल रही है और ये पार्लियामेंट की सीरीज चल रही है, वेयर वी आर टीचिंग यू पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज दोस्तों। और इसमें हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी खत्म कर दी हैं। इसके बाद जो आगे की क्लासेस हैं ये होने वाली हैं। टाइमलाइन यहाँ पे दे रखी है आपको, इसका शेड्यूल आपको नीचे दे रखा है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके आप इसका शेड्यूल देख सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड, दैट इज ANIUPSC, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ ब्यूटीफुल चांस ऑफ विनिंग अ स्कॉलरशिप। इसके अलावा पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।